वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। बिजनेस स्टडीज 12th क्लास ऑर्गेनाइजिंग का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखा हमने, उसका इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, कुछ हमने फीचर्स देखे, प्रोसेस देखी और हमने साथ ही साथ ये देखा कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जनरल मैनेजर के नीचे 3 डिपार्टमेंट है। मान लो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर। परचेज मैनेजर के नीचे परचेज सुपरवाइजर। फाइनेंस मैनेजर के नीचे फाइनेंस का सुपरवाइजर। ये लोग अपने एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसको अगर बात करनी होती है इससे, तो ये इससे ही बात करेगा पहले। अगर इसको जर्नल मैनेजर से बात करनी है तो इसको पहले अपने ऊपर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, देन ऊपर, तब ही बात कर पाएंगे। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं। स्टेटस पता होता है सबको, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, ये सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी काम कर रहा है, सी के नीचे डी सबॉर्डिनेट है, डी का नीचे ई सबॉर्डिनेट है, ई के नीचे एफ काम कर रहा है। अगर एफ को अपनी बात ए तक पहुंचानी है तो एफ स्टेप बाय स्टेप अपनी बात ई को, फिर डी को, फिर सी को, फिर ई को, बी को बात जाएगी, फिर ए तक बात पहुंचने वाली है। जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं, दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या हुआ? मान लो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को बात करनी है जनरल मैनेजर से, अगर वो सीधी बात कर लेता है तो समझ लेना कि आप वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ई को अपनी बात अगर ए तक पहुंचानी है, वो बीच में से मान लो किसी की परमिशन नहीं लेता और ए तक सीधी अपनी बात कर रहा है, तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है तो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बात फिक्स नहीं होती है और कोई भी किसी से भी बात डायरेक्टली जाके कर सकता है। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम जानबूझकर एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। तो मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जानबूझकर फिक्स करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात है डिफाइंड। सभी का रिलेशनशिप पहले से फिक्स होता है। हम पहले से सभी को फिक्स कर देते हैं कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, किसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या तुमको बातें माननी है, किसको तुमने बॉस मानना है, कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हारा काम है, तुमको क्या काम करना है, हम हर किसी को पहले से ही फिक्स करके रखते हैं। तीसरी बात, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। इसमें हम काम को हर किसी को बांट देते हैं। फलाना फलाना व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा व्यक्ति ये काम करेगा, तीसरा पर्सन ये काम करने वाला। हर किसी को अपना काम पता होता है और वो काम वही व्यक्ति ही करता है। जो काम जिसको दिया गया है वो व्यक्ति वही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम वो व्यक्ति नहीं करेगा। इसलिए काम यहाँ पे डिवाइड होता है। अवॉइड पर्सनल फीलिंग। पर्सनल फीलिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता इसके अंदर, क्योंकि काम सिर्फ फर्म के टारगेट को पूरा करने के लिए होता है। हम फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, फर्म का जो हमारा गोल है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल फीलिंग क्या है, वो खुद इनिशिएटिव लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, इसलिए सारा अवॉइड होता है। पांचवी बात, मोर स्टेबल। इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, बहुत लंबे समय तक चलता है। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उसको हम उत्तरदायित्व फिक्स कर सकते हैं। छठी बात आती है ऑब्जेक्टिव। सभी का जो मेन गोल होता है वो फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। ये तभी होता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है। अब बात आती है कि एडवांटेजेस। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं? पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, वर्क ओवरलैपिंग नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि काम डबल हो जाता है, उसने भी वो काम कर दिया, उसने भी काम कर दिया। पर इसके अंदर क्या होता है, हमने हर किसी को काम डिवाइड किया हुआ है, किसने क्या काम करना है, इसलिए एक काम बार बार दोहराया नहीं जाता, एक काम एक ही बार पॉसिबल हो जाता है। एक ही काम को ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन लोग भी करने में लग जाएंगे, तो नहीं तो काम बार बार और गड़बड़ी हो जाएगी, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, लेबर वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होता है। तीसरी है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मैनेजर है, तो इसके नीचे काम करने वाले 3-4 लोग ही होते हैं और इन 3-4 लोगों को ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही पर्सन होता है। ऐसा नहीं है कि इन 4 लोगों को ऑर्डर देने वाला एक ये बॉस भी हो जाए और ये वाला बॉस भी ऑर्डर दे, नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है,
ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होगा, क्योंकि मान लो वर्कर्स को अलग अलग लोग ऑर्डर देने लग जाएं तो वर्कर समझ नहीं पाते हैं कि हम किसका काम पूरा करें, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। चौथी बात है गेट गोल्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्म के गोल्स को अचीव करना बहुत आसान होता है, फर्म अपना टारगेट अचीव कर लेती है, पूरे हो जाते हैं। पांचवी बात स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में स्थिरता बहुत होती है, बहुत लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता है, काम चलता है। फिर है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने सभी को पहले फिक्स किया हुआ है किसी का क्या काम है, भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही बात इजी कंट्रोल। कंट्रोल करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने सभी को बताया हुआ है किसका क्या काम है। कहीं पर अगर पार्टिकुलर जगह पे गड़बड़ हुई तो हम उसी से रिलेटेड उसी पर्सन को ही जाकर पकड़ने वाले हैं कि देख भाई तेरे को ये काम दिया गया था, तुझसे ये काम नहीं हुआ है, तो ये कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान देखिए, एफ ने अगर ए को अपनी बात पहुंचानी है तो क्या करेगा, पहले ई को, डी को, सी को, ए को, फिर बी को, फिर ए को अपनी बात जाने वाली है। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो नुकसान होता है वो नुकसान यही है कि काम करने के अंदर बहुत डिले होता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिटर्न के अंदर होते हैं, कोई भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकता है, तोड़ता है तो फिर किसी को फाइन लग सकता है या किसी को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए काम करने के अंदर बहुत दूरी होती है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरी बात है लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब सभी को अपन ने बोल दिया कि किसने क्या काम पहले से करना है, तो हर बंदे को सिर्फ वही काम करना होता है जो उसको पहले से बताया गया है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इसलिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। मतलब किसी के अंदर मान लो क्रिएटिव थॉट आई तो अपने अंदर आई हुई नई थॉट को अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को जो काम दिया गया है बस मेरे को वही का वही काम ही मानना है और वही चलना है। तो कोई अपना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता है, बस अपना जो काम दिया जाता है वही कर लेता है और घर चला जाता है। फिर आती है मैकेनिज्म ऑफ द रिलेशंस। इसके अंदर लगा लो कि एक रिलेशन का एक मशीनीकरण हो जाता है। मशीनीकरण, तू इसके नीचे है, तू इसके नीचे है, तू उसके नीचे, तो इसके नीचे है। तो मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण का मतलब है कि अगर एफ को अगर सी से बात करनी है तो वो बात नहीं कर सकता, पूरा मशीन फिक्स हो गया, क्योंकि मशीनें हैं, ये देखो एक के नीचे दूसरी मशीन लगी हुई है। फिर प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का बहुत प्रेशर रहता है हर किसी के ऊपर, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई सुबह आते आते काम बता देता है कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। तो ऑफिसर्स का फुल प्रेशर रहता है और वो पूरा काम के दबाव के अंदर ही काम करते रहते हैं। वर्कलोड कभी कभी ज्यादा हो जाता है कि अपनी वो बात, अपनी वो समस्या, अपनी वो प्रॉब्लम अपने ऊपर के लोगों को भी नहीं बता सकते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम स्थापना, जिसकी हम एस्टेब्लिश हम जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही चलता रहता है, पर कभी कभी लोगों के रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो लोग अपनी बात सीधा ही पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे डायरेक्टली भी बात करने लग जाते हैं। जनरल मैनेजर सीधा इससे बात कर सकता है, ये अपनी बात सीधा उससे कर सकता है, ये अपनी बात सीधा उससे भी कर सकता है। तो दिस इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका चार्ट भी नहीं बना सकते। अगर मैं आपको कहूं कि ये चार्ट में अगर ऐसे खींच दूं, तो ये चार्ट में अगर ऐसे खींच दूं, ये ऐसे बना दूं ये चार्ट, तो ये इस चार्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रियलिटी में है ही नहीं। पर रियलिटी में ये काम इस तरह से इनफॉर्मल तरीके से भी किसी भी बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता ही रहता है। फायदे जानबूझकर स्थापित नहीं होता। दूसरी बात, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है काम करने के अंदर। पर्सनल फीलिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, क्योंकि कोई भी सीधा ही किसी से भी बात कर लेता है। नो डिफाइंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप फिक्स नहीं होते हैं, कौन किसका बॉस है किसका नहीं है, इसलिए कोई भी किसी से भी सीधा जाकर बात कर लेता है। पांचवी बात मैंने बताया था भी, और जो अगर ये लाइन में सीधी यहाँ खींच दूं तो इस प्रकार का कोई चार्ट मैप हम नहीं बना सकते। फॉर्मल का तो चार्ट होता है, अगर मैं इस लाइन को हटाऊं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो चार्ट है, पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रियलिटी में कोई चार्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप चार्ट बनाने बैठोगे तो पूरा अंगूर का गुच्छा बन जाएगा, क्योंकि कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा है, कोई ऊपर से नीचे बात कर रहा है, पूरा का पूरा एक गुच्छा बन जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे चार्ट के अंदर हुआ क्या, रिलेशनशिप किसका किसके साथ है, सब गड़बड़ लगेगा आपको। इसलिए चार्ट नहीं बन सकता। स्टेबिलिटी नहीं रहती है इस प्रकार के बिजनेस के अंदर, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि कभी कभी अफवाहें फैला देते हैं, फिर पता नहीं चलता कि किसने किसको बोला, किसने कहा था बात, और कहां से कहां बात पहुंच जाती है। स्टेबिलिटी आना बहुत गड़बड़ होता है। स्पेशलाइजेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम करने में लगा रहता है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, तो काम किसी को दिया गया कोई कर देता जाकर, तो स्पेशलाइजेशन आनी बहुत मुश्किल होती है। बात आती है एडवांटेजेस, फायदे क्या होंगे।
इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे। काम बहुत जल्दी होने वाला है। इनफॉर्मल में इनिशिएटिव लेते हैं लोग, रिलेशनशिप का मैकेनिज्म नहीं होता है क्योंकि हर कोई अपनी बात कर सकता है, पर्सनल फीलिंग का इसमें ध्यान रखते हैं, एडवांटेज है ये भी। और ऑफिसर का प्रेशर नहीं होता क्योंकि ऑफिसर का अगर प्रेशर होता भी है तो वो खुलकर अपनी बात उसको बता देता है कि आज मैं काम नहीं करूंगा या कम काम करूंगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो इसके एडवांटेजेस हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे अपने आप। पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें फिक्स नहीं कर सकते। पहला डिसएडवांटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते। दूसरा एडवांटेज क्या है? काम दोबारा दोबारा भी हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाता, गोल को अचीव करना बहुत टेढ़ा काम होता है, फर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बहुत जल्दी ये ध्वस्त हो जाता है। फिर पार्शियलिटी भी कभी कभी होती है क्योंकि पता नहीं चलता किसने क्या कहा था, भेदभाव होता रहता है। फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मान लो किसी ने अफवाह फैला दी तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि किसने बात बोली थी। उस चैन को, उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को आप पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि स्टार्टिंग में बात फैलाई किसने है। तो वहां पर कंट्रोल करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।